कैसे हैं आप सब? छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने लेके बैठे हैं। जो नीचे वाले हॉल में बैठे हैं 201 में, मैं मानता हूं कि वो भी बहुत एकाग्रता के साथ में सारी बातों को सुन रहे होंगे, समझ रहे होंगे। संख्या ज़्यादा हो गई, एक हॉल फुल हो गया तो दूसरे हॉल में उनका लाइव टेलीकास्ट चल रहा है। लेकिन जाते समय मैं और पवार साहब आपसे मिलके जाएंगे, ये वादा है आपसे, तो बने रहिए। डॉक्टर ललित के पवार साहब हम सब के आदर्श हैं, उनका मार्गदर्शन लगातार हमें मिलता रहता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के आपके अध्यक्ष के कार्यकाल में जो भी वाला पैटर्न है, नया वाला पैटर्न, वो आपने ही लागू किया है, जिससे सर को जाता है। और पूरी सुचिता के साथ में आपका जो कार्यकाल रहा, उसके उदाहरण आज भी दिए जाते हैं। ऐसे शख्सियत का सुनना, उनका प्रेजेंटेशन देना सब बोनस है। उनकी उपस्थिति मात्र ही जो है हम सब के लिए प्रेरणा का स्रोत होती है। मैं सर का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। हमारे सिविल विंग के आप मेंटोर हैं, प्री मेंस में भी बच्चों को मार्गदर्शन देते हैं, और साक्षात्कार तो पूरा पवार सर के मार्गदर्शन में ही साक्षात्कार कार्यक्रम हमारा रहता है। सिविल विंग के हमारे एकेडमिक हेड डॉक्टर दौलत खान सर, जिन्होंने खुद ने आईएएस इंटरव्यू दिए हैं, लंबे समय से आईएएस और आरएस को पढ़ाया है इन्होंने, और अब नए पैटर्न में जिन्होंने यूपीएससी को पढ़ाया है, ऐसी टीम हमारे पास में है दौलत सर के नेतृत्व में। हाल ही में आपने देखा होगा जो मेंस का एग्जाम हुआ है, उसका पैटर्न यूपीएससी स्तर का हो गया है। आपको आज लास्ट में एक सिलेबस, अंक योजना, वो सब दिया जाएगा, एक बुकलेट, और एक बुकलेट भारत और राजस्थान की योजनाएं, उसकी भी दी जाएगी। उसको आप लेके उसका अध्ययन जरूर करें, 24 घंटे में उसका अध्ययन कर लेंगे, इस भाव के साथ में करें। तो ऐसे डॉक्टर दौलत खान सर, जिनके अकादमिक मार्गदर्शन के अंदर हमारा सिविल विंग है, उत्कर्ष में बहुत तरह की कैटेगरी है, बहुत तरह के डिपार्टमेंट है। एसएससी विंग अलग है, आरएस विंग अलग है, टीचर्स विंग अलग है। हर एक के अलग अलग एकेडमिक हेड है, हर एक के अलग अलग कैटेगरी हेड है, हर एक के कंटेंट हेड अलग है। जैसे इसके कंटेंट हेड अनुराग जी हमारे पूरा सिविल का कंटेंट देखते हैं, उन्होंने खुद ने यूपीएससी इंटरव्यू दिया हुआ है। उनके नेतृत्व में पूरी एक टीम है जो यूपीएससी का कंटेंट, आरएस का कंटेंट हमारा बनाती है। और इसलिए उत्कर्ष जो है बहुत बेहतर तरीके से इसको कर सकता है, क्योंकि पूरा मैनेजमेंट हमारा अलग अलग सेगमेंट वाइज मैनेजमेंट हमारा है। थोड़ा परिचय आपसे हो जाए तो इस नाते पूछ रहा हूँ कि आप में से ऐसे कौन कौन है जो इस साल 12th का एग्जाम दिए हैं, वो आप खड़ा करिए। 12वीं का एग्जाम देने वाले एक नीचे वालों को तो मैं देख नहीं पाऊंगा। और जिन्होंने इस साल फर्स्ट ईयर का एग्जाम दिया है, अच्छा 2 लोग थे पीछे वाले, फर्स्ट ईयर का एग्जाम देने वाले, बहुत अच्छे। सेकेंड ईयर का एग्जाम देने वाले, जिन्होंने इस साल सेकेंड ईयर का एग्जाम दिया है, ठीक है। अच्छा, नीचे वाले स्टूडेंट्स भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, आप भी हाथ खड़ा करते रहो। फर्स्ट ईयर का हाथ खड़े करो। हाँ, ये 2 ब्लैक शर्ट वाले फर्स्ट ईयर में है, बाकी नहीं है। अच्छा, और फाइनल ईयर में कौन कौन है, वो हाथ खड़ा करो। फाइनल ईयर वाले, जिन्होंने फाइनल ईयर का एग्जाम दिया है, दिया है, बड़ी संख्या है। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर लिया है और एक ही ध्येय है, कंपटीशन एग्जाम को क्रैक करना है, बस कैसे करके, वो लोग हाथ खड़ा करो। बहुत बढ़िया, बड़ी संख्या उनकी। ऐसे कौन कौन है जिन्होंने पहले आरएस का एग्जाम दिया है, प्री दिया है, मेन दिया है, इंटरव्यू दिया है, कुछ भी है, दिया हुआ है, अनुभवी है, वो हाथ खड़ा करें। बहुत अच्छा। दौलत सर ने बहुत विस्तार में आप सबको बताया है। पवार सर ने उसको और आगे गति देते हुए और सफलता के मूल मंत्र
आदि सब कुछ बताया। मुझे नहीं लगता है दौलत सर और कुमार सर के बाद में कुछ बोलना शेष रह जाता है, लेकिन चूंकि जोधपुर से आया है इसलिए बुलाया है, इसलिए तो फिर आपको 10-15 मिनट मुझे भी सुनना तो पड़ेगा। तैयार है आप सब लोग? मैं अभी बैठे बैठे बिंदु बना रहा था, तो जब इतने सारे बिंदु हो गए सफलता पर, तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा नकारात्मक दिशा में जाके बात करता हूं। तो मैं आपको इन परीक्षाओं में असफलता क्यों मिलती है इसके 5 कारण बता के अपना स्थान ग्रहण कर लूंगा। असफलता के कारण, बोलो समझ आ गई बात? असफलता के कारणों पे अगर आप गौर कर लेंगे और आपको पता चल जाएगा कि असफल ऐसे होते हैं, उनसे बच जाओगे तो अपना वो सफलता के कारण बन जाएंगे। बोलो ठीक बात है? यस सर। तो सबसे पहला बिंदु क्या है? धैर्यवान नहीं होना, पेशेंस नहीं है। मानते हो? और धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। कई लोग भी हम यहाँ पे भी देखते हैं, कोचिंग ज्वाइन करते ही चाहते हैं कि सितंबर में एकदम शानदार हो जाए, स्टैटिक के टेस्ट में अच्छे मार्क्स आने लग जाए, है ना। घर पे भी पढ़ते पढ़ते देखते हैं सिलेबस जल्दी से लेके हो जाए, तो जल्दी से नहीं होएगा। धैर्यवान बने रहना पड़ेगा, निरंतरता चाहिएगी। आपकी निरंतरता और धैर्यवान के अंदर अदृश्य प्रगति छुपी हुई है, वो अदृश्य प्रगति लगातार होती जाएगी। उसको समझने के लिए एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको मैं। चाइनीज बैम्बू ट्री, रियल है, कहानी नहीं है, रियल है। चीन के अंदर बैम्बू मतलब एक बांस का बड़ा सा पेड़ होता है, चाइनीज बैम्बू ट्री। वो बहुत बड़ा पेड़ होता है, 80-90 फीट ऊंचा पेड़ होता है। उस पेड़ का तना इतना मोटा होता है कि उस एक तने से कितना ही फर्नीचर बना दो, कितनी कुर्सियां, कितनी टेबलें, कितने पलंग बना दो, इतना जबरदस्त उसका तना होता है। उस चाइनीज बैम्बू ट्री का छोटा सा बीज जब जमीन में रोपण कर देते हैं और उसको खाद देते हैं, सनलाइट देते हैं, उचित पानी देते हैं, और आप उसको सप्ताह भर बाद में देखते हैं तो आपको जमीन में कुछ भी नहीं दिखाई देता है। महीना भर बाद देखते हैं तब भी आपको थोड़ा भी अंकुरन दिखेगा, वो सपाट जमीन ही दिखाई देगी। 6 महीने बाद भी वैसी की वैसी जमीन रहती है, उसको पूरा उसका पालन पोषण करो, पानी दो, सब कुछ करो, लेकिन बिल्कुल भी अंकुरित नहीं। 1 साल बाद भी अंकुरन नहीं होता है, 2 साल बाद भी नहीं होता है, 3 साल बाद भी नहीं होता है, 5 साल तक सपाट जमीन रहती है। लेकिन जैसे ही 5 साल पूरे होते हैं उसके बाद में उसमें से अंकुरन निकलता है, छोटा सा अंकुरन। उसके बाद में धीरे धीरे वो बढ़ता रहता है, सप्ताह भर में 5-6 फीट का हो जाता है। और आपको जान के विश्वास नहीं होगा, आप गूगल पे सर्च करके चाइनीज बैम्बू ट्री के बारे में सर्च भी कर सकते हैं। मात्र 6 सप्ताह में, मतलब 42 दिन में वो चाइनीज बैम्बू ट्री बढ़ते 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 80 से 90 फीट हाइट का हो जाता है। 80 से 90 फीट हाइट का हो जाता है। जो 5 साल तक जिसकी ग्रोथ बिल्कुल दिखाई नहीं देती थी, उसमें से बिल्कुल भी प्रस्फुटन नहीं दिखाई देता था, उसकी ग्रोथ अचानक से बाद में ऐसी हुई कि वो 42 दिन के अंदर लगभग 6 सप्ताह के अंदर 80-90 फीट का हो जाता है। मेरा प्रश्न आपसे यह है कि क्या 5 साल तक उस चाइनीज बैम्बू की ग्रोथ नहीं हो रही थी? क्या है? हो रही थी। कहाँ हो रही थी? जमीन के नीचे हो रही थी। वो अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा था। और जड़ों को किस लिए मजबूत कर रहा था? क्योंकि उसको पता था कि मुझे 80-90 फीट की ऊंचाई वाला भव्य पेड़ बनना है, और उस भव्य पेड़ के लिए भव्य नींव भी चाहिए, मजबूत नींव भी चाहिए।
वो अपनी नींव को मजबूत कर रहा था। सोचिए वो किसान भी कितना धैर्यवान होता है, लगातार मेहनत करता रहता है उस पेड़ के ऊपर। उस पेड़ की लगातार प्रगति भी हो रही है, लेकिन वो प्रगति अदृश्य है, दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन निरंतर प्रगति हो रही है, निरंतरता उसके अंदर है। तो मित्रों, आप भी अगर जीवन में आरपीएससी या यूपीएससी का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? नींव मजबूत करनी पड़ेगी, जड़ें को मजबूत करना पड़ेगा। और जड़ों को मजबूत करते समय, नियमित अध्ययन करते समय रोजाना खुद को पिछले दिन से बेटर बनाना है, बेस्ट नहीं बनाना है। कहते हैं बेस्ट इज द एंड ऑफ एनी इंस्टीट्यूट एंड ह्यूमन बीइंग। बेस्ट हो जाना किसी भी संस्थान का और किसी भी मानव का अंत है। कोई कह सकता है कि मैं बेस्ट हूं, अच्छा अंग्रेजी में सुपरलेटिव डिग्री है बेस्ट, बेस्ट के बाद में कुछ और होता है क्या? वो तो द बेस्ट हो गया। जिसने मान लिया मैं बेस्ट हूं, उसके बाद में उसमें और आगे कुछ भी सोचने की, समझने की, ग्रोथ लेने की कोई गुंजाइश बच सकती है क्या? तो अपने को बेटर बनाओ, हर दिन की तुलना करो, पिछले दिन से तुलना करो, आगे बढ़ो, धैर्यवान तरीके से आगे बढ़ते रहो। और निरंतरता जब आप में लगातार रहेगी, धैर्यवान रहेंगे, तो आपकी प्रगति निश्चित रूप से हो रही है। लेकिन वो चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह वो अदृश्य प्रगति है, अभी नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी सफलता जो है वो शोर मचा देगी। कहते हैं ना, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो ऐसी सफलता आप सबको मिलने वाली है, ऐसा दृढ़ निश्चय अपने मन में करना है। और चाइनीज बैम्बू ट्री की तरह आज से ही अपनी तैयारी थोड़ी थोड़ी तैयारी चालू कर देनी। वो लोग करेंगे? तो पहली बात तो ये। दूसरी कमी क्या है? बच्चे केवल पढ़ना, खाना, सोना इसके अंदर ही रह जाते हैं। अभी कुमार सर ने जो बताया है उसको गांठ बांधना पड़ेगा। ये भी असफलता का मुख्य कारण है, ध्यान रखना। पहला जो मैंने बताया, धैर्यवान नहीं होना, निरंतरता नहीं होना, पहला कारण था। दूसरा कारण जो बता रहा हूं मैं, केवल पढ़ना, सोना, खाना, इसके अलावा चौथा काम नहीं करना और वो सोचे कि मैं सफल हो जाऊंगा, नहीं होगा। अपनी दिनचर्या बना के थोड़ा बहुत समय मनोरंजन के लिए भी दे देना है, थोड़ा समय प्राणायाम के लिए भी देना है, थोड़ा समय मेडिटेशन के लिए भी देना है, ध्यान भी करना है। तो योग, प्राणायाम, मेडिटेशन, एक्सरसाइज ये बहुत जरूरी है। आप 24 घंटे के अंदर 7 घंटा 6 घंटा नींद का निकाल दो अपनी दिनचर्या बना के। उसमें से निकाल दो कि भाई मुझे 1 घंटा तो अपने शरीर पे देना ही देना है, योग, प्राणायाम, एक्सरसाइज करनी है। और 1 घंटे या तो मनोरंजन करेंगे, जो अच्छा लगता है, मित्रों से किसी से बातचीत करेंगे, घर वालों से बातचीत करेंगे। और ये तनाव दूर करने के लिए हर व्यक्ति ऐसा करता है। हमारे तो कई सारे जजेस मित्र हैं, कई सारे आईएएस आईपीएस मित्र हैं। मैं उनसे लगातार पूछता रहता हूँ। अभी मैं प्रयागराज गया, प्रयागराज के कलेक्टर हैं संजय खत्री जी, उनसे मैंने पूछा क्या आप मेडिटेशन करते हो? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है निर्मल? मैंने कहा पक्का करते हो ऐसा लगता है मुझे, क्योंकि इतने वो धीर गंभीर होके शासन प्रशासन संभालते हैं। वो कहते हैं मैं रोजाना मेडिटेशन करता हूँ, जिस दिन नहीं करता हूँ उस दिन बड़ा अजीब सा लेके महसूस होता है। तो दूसरा महत्वपूर्ण कारण क्या है कि लोग सोचते हैं कि केवल पढ़ना, खाना और सोने से ही सफलता मिल जाएगी। नहीं मिलती है। आप तनाव में आ जाएंगे, डिप्रेशन का शिकार हो जाएंगे, शरीर जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। और शरीर भी जब साथ नहीं देगा तो आपका मस्तिष्क जो है वो क्या साथ देगा, क्योंकि उसका प्रमुख अंग वो है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात जो है, केवल असफलता किसको प्राप्त होती है बताइए? दूसरी बात क्या बताया मैंने? जो केवल सोना, खाना, पढ़ना पे विश्वास करते हैं। तो आप इस पे नहीं करोगे ना, तो ये महत्वपूर्ण। तीसरा है नियमितता का अभाव। जोश जोश में अभी आज जाएंगे ना, एकदम मसाने पैरा गाएगा एकदम, हाँ अपनी दिनचर्या बनाने, सुबह 4 बजे उठना है, उसके बाद में ये करना है, वो करना है, ये करना है। 1-2 दिन वो दिनचर्या रहेगी, उसके बाद में गड़बड़। निरंतरता बहुत जरूरी है। अनुशासित होकर अपनी दिनचर्या का पालन करना बहुत जरूरी है। मित्रों, जीवन में 2 तरह के दर्द होते हैं, पेन ऑफ डिसिप्लिन, पेन ऑफ रिग्रेट।
अनुशासन का दर्द, पछतावे का दर्द। ये रोजाना योग प्राणायाम करना, एक्सरसाइज करना, रोज की पढ़ाई करना, निरंतरता लाना, दिनचर्या बना के काम करना, कई सारे त्याग करना, शादी ब्याहों को त्यागना, जीवनों को त्यागना, इसमें अनुशासन में दर्द लगता है, तकलीफ होती है। बोलो होती है? होती है ना? लेकिन जो पेन ऑफ डिसिप्लिन ले लेगा, अनुशासन में जिसको दर्द हो जाएगा उसको पेन ऑफ रिग्रेट नहीं होगा, पछतावे का दर्द नहीं होगा। और जो ये सारे काम करेगा उसको बाद में पछतावे का दर्द होगा। पछतावे का दर्द क्या होता है? काश मैं उस समय पढ़ लेता, काश मैं उस समय शरीर का भी ध्यान रख लेता, काश मैं उस समय सर की बताई हुई बातों पे कार्य कर लेता, काश मैं उसी दिन से पढ़ाई शुरू कर लेता जिस दिन मैंने आरएस का सेमिनार ज्वाइन किया। ये काश करके जो जिंदगी में जो दर्द होता है ना मित्रों, ये शूल की तरह चुभता है, जीने नहीं देता है। बड़े बड़े लोगों को हमने देखा है, काश मैं उस समय मेहनत कर लेता, काश मैं उस समय 3 साल जिंदगी के सब कुछ छोड़ छाड़ के पढ़ाई को दे देता। कोशिश करना आपके हाथ में है, सबका सिलेक्शन होगा ऐसा नहीं है, लेकिन कोशिश ही नहीं करोगे तो ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने कोशिश ही नहीं करी, मैंने जम के पढ़ाई भी नहीं की, मैं कर सकता था लेकिन की नहीं। तो ये तीसरा जो है नियमितता और निरंतरता का अभाव जो है, और लोग अनुशासन के दर्द से डरते हैं, ये तीसरा असफलता का बड़ा कारण है। समझ में आया? तो आप अनुशासन का दर्द लेंगे या पछतावे का दर्द लेंगे? कौन सा लेंगे? जीवन भर अनुशासन का दर्द लेंगे। चौथी और महत्वपूर्ण बात, सिर्फ 5 बात ही बताऊंगा और 5 को रिपीट करवाऊंगा, अभी पूछूंगा। चौथी और महत्वपूर्ण बात क्या है पता है? देखिए, किसी भी नॉलेज का, सफलता के सूत्रों का, किसी की सक्सेस का 4 स्टेप्स होते हैं। 4 स्टेप्स। अभी आपने वो चारों स्टेप्स में से 3 स्टेप्स लगातार सुने हैं, समझे हैं। किसी भी सफलता के सूत्र के बारे में, सफल व्यक्ति के बारे में सबसे पहले जानते हैं। जानना, न्यूज़पेपर के माध्यम से जानते हैं, दूर से उड़ा हुआ जानते हैं, खबर सुन लेते हैं, उसके बारे में जानते हैं कि इसने ये करने से सफलता प्राप्त की है, जानना। दूसरा स्टेप है उसका मानना, मन से मान लेते हैं कि हाँ ऐसे करने से सफलता प्राप्त होती है, ये सैक्रिफाइस करने पड़ते हैं। उससे और आगे अगर बढ़े, कभी सफल व्यक्ति से मिले, आप कुमार साहब से खुद से मिले, गांव ग्रामीण पृष्ठभूमि से आप आते हैं, उन्होंने खुद अपने मुखारविंद से आपको अपने बारे में बताया, और आप YouTube पे इंटरव्यूज वगैरह देख लेते हैं, तो और ज्यादा करीबी से किसी सफल व्यक्ति को देख लेते हैं, सफलता के मूल मंत्र समझ लेते हैं, तो आपको पता चल जाता है, आप स्वीकार कर लेते हैं, मन मस्तिष्क से स्वीकार कर लेते हैं कि अपनी दिनचर्या का पालन करने से, लगातार पढ़ाई करने से, धैर्यवान बने रहने से, अनुशासन का दर्द सहन करने से, ये करने से जीवन में सफलता मिलती है। इस बात को आप स्वीकार भी कर लेते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि सारी अच्छी बातों को, सफलता के सूत्रों को, सफल व्यक्ति के बारे में जानने, सफल व्यक्ति की सफलता के रहस्यों को जानने, उनको मानने, उनको स्वीकार करने मात्र से क्या आपको सफलता मिल जाएगी? क्या बोलिए ना, नहीं मिलेगी। तो जानना, मानना और स्वीकार करना, ये 3 स्टेप है। असफलता कहाँ मिलती है, गलती कहाँ करते हैं? सब बच्चे इंटरव्यू सबके पढ़ते हैं, फोटो वगैरह भी सबके लगाते हैं, प्रेरित भी हो जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं, आसपास में सफलताओं को देख भी लेते हैं, उनको सब पता भी चलता है। आज आपको अगर पूछ रहे किसी को, हम इतनी सारी बातें बता रहे हैं इसलिए कि रिकैप हो जाए, याद हो जाए। आपको कोई बंदा 9वीं में पास हुआ, 10वीं के अंदर आके आपको कहे, भैया भैया दीदी दीदी मुझे इस बार 10वीं में मेरिट में आना है, तो बताइए मुझे क्या क्या करना है। तो आप उसको फटाफट से
ज्ञान दे दोगे, देख सुबह सुबह 5 बजे उठना है, पढ़ाई करना है, एक दिन भी स्कूल को मिस नहीं करना है, कोई प्रश्न अगर नहीं आए तो अपने टीचर से पूछ लेना है, घर पे सेल्फ स्टडी करना है, 1 घंटा थोड़ा योग व्यायाम प्राणायाम भी तेरे को करना है। 10वीं का साल है बेटा, तो अब तेरे को कई सारी चीजों का त्याग करना पड़ेगा। ये दोस्तों के बर्थडे में जाना, शादियों में जाना, खाने में जाना, ये सब तेरे को एकदम कम और बंद करना पड़ेगा। ऐसा करके आप उसको सारी बातें बता दोगे। बोलो बताओगे नहीं बताओगे? इसका मतलब आप सबको पता तो ही है सफलता के रहस्य क्या है, सबको पता है, उसको बता दोगे। उसको जो बता दोगे ना वही खुद कर लो तो आप आरएस बन जाओगे। तो प्यारे बच्चों, जो 4 बातें हैं, 4 स्टेप है, जानना, मानना, स्वीकार करना। ये 3 से सब आपकी नींव बन जाएगी, आधार बन जाएगा, सब कुछ होगा। लेकिन आपको सफल प्राप्त करने के लिए चौथा स्टेप है, महत्वपूर्ण स्टेप है, आचरण में लाना, व्यवहार में लाना, खुद करना। बोलो समझ में आ गई बात? खुद को करना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। और लोग गड़बड़ काम करते हैं, आचरण में नहीं लाते, बताते हैं उसको कि भैया केवल रटने से काम नहीं चलेगा, लेखन कौशल चाहिए, लिखो। लिखने का अभ्यास करते नहीं, केवल याद करके चले जाते हैं, पीटी के अंदर टॉप मार्क्स लेके आ जाते हैं, मेंस के अंदर पीछे रह जाते हैं। 1 साल तो केवल उसको इसी बात के लिए लग जाता है कि लिखना चाहिए था, लेखन के सारे टेस्ट देने चाहिए थे, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी चाहिए थी, पता चला खाली याद कर करके प्रैक्टिस किया। 1 साल तो कई सारे स्टूडेंट्स को इसी में लग जाते हैं, टॉपर्स को लग जाता है। अरे बता रहे हैं वैसा वैसा करो ना भाई, कर लोगे तो हो जाएगा, आचरण में लेके आना पड़ेगा। अभी इतनी देर से आप बैठे हैं, लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गए हैं बैठे हुए सबको, कईयों को प्यास लगी होगी, अब प्यास लगी होगी तो मैं आपको अब कहूं 2-3 बार पानी पानी बोल दो तो प्यास मिटेगी? मैं यहाँ पर पानी लिख लो बोर्ड पे, प्यास मिटेगी? अभी कहूं इसको बढ़िया पानी का एक वीडियो चला, मीठे नदी का पानी एकदम वीडियो चला, वीडियो देखने से मिलेगा? मैं पानी का फॉर्मूला आपको बता दूं, हाइड्रोजन का 2 अणु, ऑक्सीजन का 1 अणु मिलके पानी का निर्माण होता है, ऐसा हो जाएगा? मिटेगा? अच्छा पानी की गिलास दिखा दूं, ये देखो भाई असली में पानी है, मिटेगी आपकी प्यास? अच्छा मैं पानी पी रहा हूं, मैंने पानी पी लिया, बोलो आपकी प्यास मिट गई क्या? अरे आपकी प्यास कैसे मिटेगी? खुद पानी पीने से प्यास मिटेगी। इतनी सी बात लोगों को समझ नहीं आती है यार, प्यास खुद को लगी है, उसको पानी को देखने से, उसके चर्चा सुनने से, पानी के बारे में सुनने से मात्र, उसके गुणगान करने से, गुणगान देखने से उससे प्यास नहीं मिटेगी, खुद पानी पीने से प्यास मिटेगी। तो आपको ये पानी खुद को पीना है, सारी बातें जो समझी उसको आचरण में लाना है। पहली बात क्या बताई थी, बताओ जरा? मैं देखना भी तो चाहता हूँ ना, ये आरएक्स वाला प्रोडक्ट है कि नहीं है। इतनी बातें जो है दिमाग में समझ में आती है कि नहीं आती है? जो 201 नंबर रूम में बैठे हैं उनको भी बोलना है साथ में भाई, खाली मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुरा नहीं है, देखना है सामने, सुनना है। तो बता दीजिए जल्दी से कि पहली बात क्या बताई थी? धैर्यवान बनना, निरंतर अभ्यास करते रहना, धैर्यवान बनना, उसमें आपकी प्रगति होती रहती है। लेकिन वो प्रगति कैसी होती है बताइए? अदृश्य प्रगति होती है, दिखाई नहीं देती है, लेकिन हो रही होती है वो प्रगति। और इसके लिए मैंने आपको किसकी बात बताई? चाइनीज बैम्बू ट्री की कहानी सुनाई, चाइनीज बैम्बू ट्री, पहली बात हम बताई। दूसरी बात क्या बताई? तो खाना सोना पढ़ना करेंगे तो असफल हो जाएंगे केवल, साथ में क्या करना? योग प्राणायाम ध्यान, 3 चीजें जोड़ दीजिए, योग प्राणायाम ध्यान, अभी से लेकर जीवन पर्यंत तक। आज लगभग 70 इयर्स के हो रहे हैं कुमार सर, और एनर्जी देखो आज भी। अभी राजस्थान के 41, अभी तो 41 जिलों का गठन कर दिया आपने, 41 जिले फाइनल सर ने किए। अब वहाँ पे तहसीलें कौन सी होनी चाहिए, सब डिवीजन कौन से होने चाहिए वगैरह, इसके लिए सर अभी बता रहे थे कि सारे 41 जिलों के अंदर जाकर वहाँ के कलेक्टर वगैरह से सर मशवरा लेकर और उसके बाद में फिर वो फाइनल अपना वर्डिक्ट देंगे, फाइनल अपनी रिपोर्ट देंगे, सारे 41 जिलों के अंदर जाएंगे, भ्रमण करेंगे। सोचिए ये इस एज के अंदर भी ये एनर्जी कहाँ से आती है सर? योग प्राणायाम और मेडिटेशन से आती है। तो ये योग प्राणायाम मेडिटेशन का
तीसरा क्या बताया था? हैं? कौन से डर? तो आपको कौन सा डर लेना है? जीवन भर चलेगा, जीवन भर अनुशासन का डर, चाहे बिजनेस कर रहे हो, चाहे पढ़ाई कर रहे हो, चाहे कुछ भी कर रहे हो, अनुशासन का डर चलता रहेगा और उसको हंसते हंसते खुशी खुशी मुस्कुरा के सहन करना है। अनुशासन का दर्द अगर लेते रहे तो फिर पछतावे का दर्द नहीं हो पाएगा। ये तीसरी बात। और चौथा जो है, लोग गलती क्या करते हैं? जानना मानना स्वीकार करने की स्टेज तक रुक जाते हैं, स्वीकार करने तक रुक जाते हैं, क्या नहीं करते? हाँ, आचरण में नहीं लेके आते। तो आपको उसको आचरण में लाना है, व्यवहार में लाना है, खुद करना है। मैंने बताया आपको पानी की प्यास कैसे बुझेगी? कौन पानी पिएगा? स्वयं को पानी पीने से पानी की प्यास बुझेगी। और लास्ट पांचवी बात, सब कुछ करते ही कुछ लोग जो है बाहर जाके नीचे आपस में बोलेंगे ये सब कहने की बात है, ऐसा होता थोड़ी है, ऐसा होता थोड़ी। हम सब के दिमाग में दो तरह के मैनेजर हैं, सबके दिमाग में। मैनेजर अपने हैं, इसका मतलब इंस्ट्रक्शन अपने ही फॉलो करेंगे, हम मालिक हैं उसके। उन दो तरह के मैनेजर्स का नाम है, एक का नाम है मिस्टर यस, एक का नाम है मिस्टर नो। जिसको काम देते हो वो मैनेजर एक्टिव होकर काम करना शुरू कर देता है। असफलता का पांचवा और प्रमुख कारण क्या है? 90% लोग अभी भी दिए होंगे इंस्ट्रक्शन और काम, बाहर जाके भी देंगे, वो काम जो है मिस्टर नो को देते हैं। मिस्टर नो को काम देने से मिस्टर नो मैनेजर एक्टिव हो जाता है और उसको काम नहीं करने के तरीके बताता है। अगर सुबह जल्दी को उठा जाता है, क्या मिस्टर नो कहेगा एकदम सही बात कह रहा है, सुबह सुबह तो उठा जाता है, आराम से लेके सोइए, मजे करिए। अभी कितने बजे उठ रहे हैं? 7 बजे, 8 बजे उठिए, 9 बजे उठिए। आपने बोला मुझे तो समय नहीं मिलता दिन भर में, मिस्टर नो को काम दिया, समय नहीं मिलता है, बिल्कुल ठीक बात कह रहा है, और मैं 4 काम बताता हूँ, ये कर ले तो और भी समय नहीं मिलेगा। मैं तो बीमार हूँ, मैं तो परेशान हूँ, मुझसे तो काम हो ही नहीं सकता, मैं जीवन में सफलता प्राप्त कर ही नहीं सकता, मैंने पहले भी नहीं की, अब भी नहीं। सारा काम मिस्टर नो के पास गया, मिस्टर नो एक्टिव हो जाएगा और एक्टिव होके आपको असफलता के तरीके और बताएगा। ऐसे ऐसे कर ले तो तू पक्का असफल हो जाएगा, कोई गुंजाइश रहेगी नहीं सफल होने। और जो मिस्टर यस को काम देते हैं कि जब इतने सारे विद्वानों ने कोई बात अगर कही है, जीवन के अनुभवों के आधार पर अगर कही है, तो मैं उसको फॉलो करके मैं भी जीवन में सफल व्यक्ति बन सकता हूँ। आज ही आपको दिमाग, क्योंकि काम मिस्टर यस को दिया है, वो आपको 10 तरीके सफल होने के बताएगा। योग प्राणायाम मेडिटेशन करने के बहुत सारे फायदे होते हैं, मुझे भी करना है। मिस्टर यस को काम दिया, वो मैनेजर एक्टिव हो जाएगा, वो आपको उसके तरीके बताएगा। जो भी काम आप मिस्टर यस को दोगे वो आपको उसको करने के तरीके बताएगा। कभी कोई समस्या भी आ गई एग्जाम के अंदर भी, इस प्रश्न का उत्तर कैसे लिखना है, मैं लिख सकता हूँ इस प्रश्न का उत्तर, मैंने इसके बारे में थोड़ा अध्ययन किया है। कई बच्चे, आपको पता है, परीक्षा में रटे रटाए चीजें नहीं आती है, समझी हुई चीजें आती है, उसके आधार पे नए प्रश्नों का उत्तर भी देना होता है। कुछ बच्चे दे पाते हैं, कुछ बच्चे नहीं दे पाते हैं। क्यों? मिस्टर यस उसका एक्टिव रहता है, उस समय प्रैक्टिस किया हुआ रहता है, मिस्टर यस एक्टिव रहता है, कॉन्फिडेंट रहता है, मैं कर सकता हूँ, मैं लिख लूंगा, और उत्तर लेखन लिख के आ जाता है। अब क्या होता है जीवन में, कई बार कुछ लोग काम मिस्टर यस को देते हैं, कई बार मिस्टर नो को देते हैं, ऐसे लेके चलता है। लेकिन कई लोग आपने भी अपने जीवन में देखे होंगे, घनघोर नकारात्मक लोग देखे होंगे, हर चीज के अंदर उनके नो ही नो निकलता है, वो ये हो नहीं सकता है, ये हो नहीं सकता है, देश ऐसे गया, वो कहीं बैठ जाओ आप उसका, ये खराब, वो खराब, वो खराब, सब कुछ उसको खराब ही खराब लगता है। पूरा जीवन भर मिस्टर नो को काम देता रहा है। और जो मिस्टर नो को काम देता रहता है ना, बार बार उसी को काम देता रहता है, बार बार उसी को काम देता रहता है, एक दिन क्या होता है पता है? मिस्टर यस इस्तीफा देके चला जाता है। वो कह रहा मेरा काम ही नहीं है, यहाँ पे काम ही नहीं दे रहे हो तो मैं क्या करूं? और प्यारे बच्चों, ध्यान रखना, अच्छे से सुन लेना, एक एक व्यक्ति सुन लेना। जिस दिन मिस्टर यस इस दिमाग से इस्तीफा देके चला गया, उसके बाद में पीछे जीवन बचा हुआ है, नहीं बचा हुआ है, एक जैसा है, कुछ भी नहीं है, पूरा जीवन नकारात्मक चल रहा है।
आप प्रयास कीजिए, अचानक से नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन आप प्रयास कीजिए, रोजाना मिस्टर यस को काम लीजिए, पॉजिटिव होके काम कीजिए, रोजाना मिस्टर यस को काम देते रहिए, देते रहिए, देते रहिए। और एक दिन ऐसी स्थिति आनी चाहिए कि आपके दिमाग से कौन इस्तीफा देके चला जाए? मिस्टर नो। मुझे लगता है मैंने अपने जीवन के अंदर मिस्टर नो को बहुत साल पहले इस्तीफा देके भगा दिया था, ये बता। और फिर अपने कुछ भी कोविड के अंदर जब लगा था पूरी दुनिया शांत है, उस समय उत्कर्ष ने कोविड के अंदर ऊंचाइयों को छुआ था। कई सारे नए नए कोर्सेज हमने लॉन्च किए थे, जो काम किया जिसमें भी हाथ डाला उसको सक्सेसफुल करके दिखाया। हमने कोई भी सेवा के प्रोजेक्ट्स भी अगर चलाए तो सेवा के प्रोजेक्ट्स को भी ऊंचाई पे ले गए। मिस्टर यस को हमेशा एक्टिव रखा। तो आप भी आज प्रण लेके जाओ कि हमारे दिमाग से कोई ऐसा है क्या जो आज ही सोच ले, सर मैं तो आज ही इसको भगा ही देता हूं। जब आपने कह दिया इतने, तो मिस्टर नो को आज ही भगा देते। कौन कौन भगा सकता है? हाथ खड़ा करो। पक्का है? कुछ लोग आज नहीं भगाएंगे, वो अच्छा मुहूर्त देख के फिर भगाएंगे। सर ऐसे कैसे? सर इतने टाइम से उसको पाल रहे हैं, पोस रहे हैं, इतने टाइम से उसको रखे हुए हैं। और कईयों का तो भागेगा भी नहीं मिस्टर नो आसानी से, वो कहेगा कि सैलरी तो दे और 1 तारीख होएगा तब भागूंगा, अभी नहीं भागूंगा। नहीं, तो आपका मिस्टर यस एक्टिव रहे। आप जीवन में जो कुछ सोचें सफलता सिरोधारी आपको 5 बिंदु मैंने आपको बताया है। वो 5 काम अगर नहीं करते हैं तो सामान्यतः असफलता हाथ लगती है। आप कुछ लोगों से मिले होंगे, मैंने 2002 से तो मेरा इंस्टीट्यूट में चला रहा हूँ, 23 सालों से। सोचिए कितने सफल व्यक्तियों से मेरी भेंट हुई होगी। उन सब सफल व्यक्तियों से जो मिला हूँ, उन सबके जो सफलता के रहस्य, सबके अलग अलग मंत्र हैं, लेकिन सब में से जो कॉमन बातें जो निकल के आई हैं, उसका निचोड़ स्वरूप, निष्कर्ष स्वरूप मैंने आपको अभी 5 बातें आपके समक्ष प्रस्तुत की है। मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। आपने पहला स्टेप, कम से कम आप आरएस का एग्जाम होता क्या है, कैसा होता है, उसके बारे में आपने सोचा, रविवार को समय निकाला। आज रविवार के दिन और लोग कोई पिक्चर देख रहे होंगे, कोई लोग घूमने फिरने गए होंगे, लेकिन आप अपने जीवन का महत्वपूर्ण 2-3 घंटा समय निकाल के आप आए, आप इस बात को लेके समझ रहे हैं, ये अपने आप में बड़ी बात है। तो पहला स्टेप तो आपने लेके कम से कम पार कर ही लिया है। और निश्चित रूप से आज जो बातें आपको बताई समझाई गई है, मुझे लगता है उसको पाठ्य के रूप में लेके जाएंगे साथ में, और जरूर चिंतन मनन करेंगे। रात को सोने से पहले आधे घंटे तक इसका विचार करना, मनन करना, मुझे जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना है, क्या मुझे करना है, और जो बातें आज बताई गई उसमें से क्या क्या मैं स्वीकार कर सकता हूँ। खूब सारी बातें हैं, दौलत सर ने भी बताई, कुमार सर ने बताई, मैंने बताई। उसमें से आपकी स्वीकार करने योग्य बात आपके जीवन को लेके क्या होती है। एक माँ ने जो है खीर बनाई थी, खीर के अंदर काजू भी थे, किशमिश भी थे, बढ़िया केसर भी डली हुई थी, चावल भी थे, बढ़िया दूध भी था, सब कुछ था। और बच्चे को जब सामने खीर को परोसा गया तो बच्चे ने कहा कि मुझे ये पसंद नहीं है, मैं नहीं खाऊंगा खीर। तो माँ ने पूछा कि क्यों नहीं पसंद है? कि मुझे इसमें से जो किशमिश है वो अच्छा नहीं लगता है, किशमिश नहीं खा सकता। अच्छा किशमिश नहीं अच्छा लगता है ना, तो माँ ने उसमें से किशमिश निकाल दिया। कब तो खा लेगा, कब तो खा लेगा। आज जो हमने सब बातें आपको दी वो खीर की तरह है। निश्चित रूप से उसमें से 1-2 बात आपको नहीं जमे, लेकिन उस खीर की बाकी वाली बातें सारी आप ग्रहण करेंगे, ऐसी आपसे आशा है। धन्यवाद।